Hey guys, welcome or welcome back to my channel. For those who are new to my channel, my name is Ishita, aka Studying Medico, and this is going to be last 45-day strategy for NEET. As you guys know, NEET 2024 आने ही वाला है and there are just 45 days remaining. And इस साल का तो registration भी record breaking है. 25 lakh people have registered and अभी तक registration close नहीं हुआ है. So let's discuss क्या strategy रहनी चाहिए the last 45 days to score 600 plus. ये strategy specially रहने वाली है for people जिन्होंने drop year लिया है. तो अगर आप dropper हो तो hopefully आपने एक बार तो syllabus पढ़ ही लिया होगा 11th का and 12th का hopefully. नीट एग्जाम जो है ये आपके नॉलेज पे तो डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ आपके मेमोरी, डिसिप्लिन एंड स्ट्रैटेजी पे भी डिपेंड करता है. एंड अगर लास्ट 45 डेज में आपकी स्ट्रैटेजी करेक्ट नहीं रहती है तो हो सकता है आपके हाथ से वो सिलेक्शन निकल जाए. द स्ट्रैटेजी फॉर द लास्ट 45 डेज फॉर नीट यूजी. तो लेट्स डिस्कस सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इवैल्यूएट आपके क्या क्या एरियाज बिल्कुल वीक है, क्या क्या चीज आपने बिल्कुल ही देखी भी नहीं है, जाने ही नहीं है, आपका वो चैप्टर बहुत ही ज्यादा वीक पॉइंट है कि आपको लगता है कि अगर आपको कोई भी सिंपल से भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है. डू नॉट गेट इट कंफ्यूज्ड विद द चैप्टर्स जिनके आपके फॉर्मूले नहीं याद. ऐसा हो ही सकता है क्योंकि फॉर्मूलाज याद रखना मेमोरी का काम है, तो आप दोबारा फॉर्मूलाज देखोगे तो आपको हो सकता है सारी चीजें याद आ जाए. मैं उन चैप्टर्स की बात नहीं करी, मैं उन चैप्टर्स की बात कर रही हूँ जो आपको देख के लगता है कि यार ये तो रिवाइज करने के बाद भी मुझे शायद याद नहीं रहेगा, नहीं तो मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है. सो इवैल्यूएट दोस चैप्टर्स. कौन से सब्जेक्ट के कौन से वो चैप्टर्स है जो आपके बहुत ही वीक एरियाज है. तो आफ्टर इवैल्यूएटिंग की कौन से आपके वीक चैप्टर्स है, आपको ये याद रखना कि आपके पास टाइम नहीं है कि आप तसल्ली से रिलैक्स होके एकदम हफ्ता लेके पढ़ाई करो. वो टाइम चला गया है. आपको बहुत ही दिमाग लेके पढ़ाई करना है अभी, बहुत ही टाइम कंजर्वेटिव मैनर में. तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स. ना फिजिक्स सबका ही मैक्सिमम बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है कि कैसे करेंगे क्या करना है. सो फिजिक्स में आपका जो लास्ट 45 डेज का स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चैप्टर वाइज एक फॉर्मूला शीट बनानी है. तो काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट ये फॉर्मूला बुक जो होता है देते भी है. जैसे एलन का मैंने डीएलपी कोर्स लिया था तो उन्होंने प्रोवाइड किया था बुक फॉर्मूला बुक. पर अगर नहीं भी आप ले रहे कोचिंग या कुछ तो आप हर एक चैप्टर से फॉर्मूला बुक या फॉर्मूला शीट बना सकते हो. उससे क्या होता है जब आप खुद से बनाओगे इनफैक्ट वो बेटर रहता है. तो उसका ये एक फायदा रहता है कि जब आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो आप बुक्स खोल के लिख रहे हो तो आप सॉर्ट ऑफ गो थ्रू भी कर लेते हो थ्रू द चैप्टर. ना अगर फॉर्मूला लिख रहे हो तो ऐसा तो है नहीं ना कि हवा से आ गया है फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए कि v क्या है, u क्या है, e क्या है, s क्या है. एंड जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि कहाँ एप्लीकेबल ये हो सकता है. जैसे कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as या तो आप यूज करते हैं जब a जो होता है कांस्टेंट होता है. अगर a वेरिएबल होता है यानी कि एक्सेलरेशन जब वेरिएबल होता है तब हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करते, राइट. तो इस तरह से आपको एक सॉर्ट ऑफ एक मिनी रिवीजन मिल जाएगा अगर आप फॉर्मूला शीट खुद बनाते हो तो. नेवरदलेस अगर आपके पास ऑलरेडी कोचिंग से प्रोवाइडेड फॉर्मूला बुक है तो भी ये आपके काम आ सकते हैं, बिकॉज व्हेन यू गो थ्रू द फॉर्मूला तो भी आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उसमें अच्छे से मेंशन होता है. यूजुअली फिजिक्स में आपका ये स्ट्रैटेजी है कि आपको हर चैप्टर को रिवाइज करने से पहले आपको उस चैप्टर का फॉर्मूला शीट जो है आपको पढ़ना है. उससे आपको एक मिनी रिविजन मिल जाएगा. नाउ कोचिंग से प्रोवाइडेड वाली फॉर्मूला बुक जो होती है उसमें थोड़ी बहुत ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाली थ्योरी भी लिखी होती है कि कि कहाँ पे ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, कहाँ पे हमें यूज करना है. और अगर आप खुद बनाओगे तो भी आप लोग ही इसको लिख सकते हो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कि फॉर्मूला कहाँ पे ही यूज करना है. जो भी बिल्कुल ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो भी आप थोड़ा बहुत लिख लोगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक पर चैप्टर आपको एक नोट्स मिल जाएगा फिजिक्स का. तो आपका मेन एम होना चाहिए कि जो फॉर्मूला बेस है वो आराम से ठीक ठाक हो जाए, ठीक है. वंस यू कवर द मेजर बेसिस उसके बाद आप टाइम बचता है अगर तो आप सोच सकते हो कि हाँ भाई कुछ ऐसे चैप्टर थे जब एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ रहा है, उसको सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए. वो बात की बात है, लेकिन पहले आपका मेजर बेस जो है वो क्लियर होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कोई भी बुक है तो मैटर नहीं करते कि कौन सी बुक है, बट मेक श्योर करना कि उस बुक में ऐसे ना हो कि पर चैप्टर ऐसे 500-600 क्वेश्चन है. ऐसे नहीं, इसमें 200 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करोगे सारे टॉपिक्स मिला के एक चैप्टर के तो इट्स मोर देन इनफ. ना ऑब्वियसली 200 क्वेश्चन फिजिक्स में करने में टाइम लगता है एंड इसलिए आपका मेन गोल होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस करो. जो सेक्शन सी होता है मोस्ट कोचिंग्स बुक में तो उसका सेक्शन सी अगर आप ढंग से करोगे तो आपका प्रीवियस ईयर का आपको एक पैटर्न भी मालूम चल जाएगा और आपको एक थोड़ा सा हैबिट मिल जाएगा. नहीं सॉल्व हो रहा तो भी कोई बात नहीं, आप क्या करो
सोल्यूशंस निकालो, सोल्यूशंस रीड करके देखो कि कैसे कैसे हो रहा है। उसी से आपको काफी सारी चीजें समझ आने लगेगी, कॉन्सेप्ट आपको खुद ही उसी से समझ आ जाएगा। फॉर्मूला आपको याद है और फॉर्मूला कैसे यूज है वो आप सोल्यूशन से देख रहे हो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे करना है। और ऐसा तो नहीं है कि आपने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं किया, आपने 1 साल ड्रॉप लेके थोड़ी बहुत पढ़ाई तो की है, ये चैप्टर का नाम तो देखा ही है, चैप्टर की शक्ल तो देखी है आपने, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, इनफैक्ट इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड स्टार्ट। नेक्स्ट जो आपको करना है इज द क्वेश्चंस जो आपसे रिपीटेडली गलत हो रहे हैं, आपने सोल्यूशन देखे आपने करे, फिर आप 2 दिन बाद फिर देखोगे, फिर खुद से ट्राई करा, फिर गलत हो रहा है, फिर कुछ दिन बाद करा, फिर गलत हो रहा है, तो ऐसा काफी बार होता है। उससे का मतलब है कि आपका कि आपका जो की कॉन्सेप्ट है वहाँ पे वो आपका ठीक से ब्रेन पे रजिस्टर नहीं हुआ कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या होना है। तो उन चीजों में आप टॉपिक वाइज सिर्फ वो कॉन्सेप्ट पढ़ो और फिर ट्राई करो कि अगर तुमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया है फिर भी गलत हो रहा है, तो आपको बस ये याद रखना है कि आपको यू हैव टू गो थ्रू दिस अगेन एंड अगेन, कि आपको क्या करना है, कुछ दिनों बाद दोबारा इस क्वेश्चन को रिव्यू करना है, फिर कुछ दिन बाद फिर रिव्यू करना है। फाइनली एक पॉइंट तो आएगा ही जब आप वो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, तो प्रोबेबली उस टाइप के क्वेश्चन भी गलत नहीं करोगे। इन इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपसे बार बार गलत होते हैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस आप बार बार रिव्यू करो। ये बात हो गई फिजिक्स की। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। ना केमिस्ट्री के 3 बड़े बड़े पार्ट्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का जो रिवीजन पैटर्न है वो आपका फिजिक्स जैसे ही रहने वाला है, क्योंकि वो भी बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड है। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी आपको क्या प्रिपेयर करना है, सेम फिजिक्स जैसा आपको एक प्रिपेयर करना है फॉर्मूला चार्ट। फिजिकल केमिस्ट्री का फॉर्मूला चार्ट थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको अंडरलाइन थ्योरी बिल्कुल अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि कहाँ से क्या हो रहा है, क्या ईच लेटर सिग्निफाई करता है। काफी जैसा फिजिक्स जैसा ही है बट फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला चार्ट बनाना आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे जो मैंने फिजिक्स में बोला वही रिपीट करना आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। जो आता है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आता था एंड मुझे बहुत ही हेडेक होता था एंड मुझे ऐसा लगता है यार कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, रट्टो वाला सब्जेक्ट है, बायो जैसा है बट ओनली अनइंटरेस्टिंग। तो मुझे कभी समझ नहीं आता था कि क्या करना चाहिए एंड डिफरेंट स्ट्रैटेजी बताती है अगर आपके पास ज्यादा टाइम होता है, बट टाइम ऑब्वियसली नहीं है। तो यहाँ पे भी आपका बेस्ट बेट जो रहने वाला है वो है आपकी एमसीक्यू बुक, कोई भी चैप्टर वाइज वाली जो है। कीप इन माइंड क्या आपने ये सारी चीजें एक बार पढ़ रखी है, प्लीज कीप इन माइंड ये आपने ये सारी चीजें एक बार पढ़ रखी है। डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट। आपको या आपने आपको खुद को बार बार रियलाइज करवाते रहना कि हाँ ये चीज मैंने एक बार पढ़ी है, ये कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं है, आपको मे बी इस वक्त नहीं मिल रहा है बट वो है। तो चिंता नहीं करनी है, ये आप दोबारा एक बार भी देखोगे तो आपको वो चीजें क्लिक होने लगी, क्योंकि वो चीजें आपके ब्रेन में है। तो आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही मूड ऑफ कर देता है एंड बहुत ही कॉन्फिडेंस में इफेक्ट करता था मेरा, से इसलिए बता रही हूँ ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चीजें तो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, लाइक हाइब्रिडाइजेशन एंड कलर स्ट्रक्चर, ये चीजें तो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो वो तो आपको अपने एनसीईआरटी से पढ़नी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, या फिर आप यूट्यूब वीडियोस देख लो जस्ट टू अंडरस्टैंड दोस कॉन्सेप्ट्स ना। उन कॉन्सेप्ट से ही आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट जो आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो है जो रटने वाला पोर्शन है, टोटल जैसे कि टिपिकल प्रॉपर्टीज आते हैं, यूजेस जैसे आ गई, तो वो तो याद ही करनी पड़ेगी, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। तो वहाँ पे भी आपका बेस्ट बेट रहेगा प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर एमसीक्यू बुक ना। आपको कोई भी चैप्टर के ना 100-200 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि टाइम ही नहीं है। तो वो 100-200 क्वेश्चंस अगर आप यूजेस वगैरह वगैरह जो है रटने वाला पोर्शन जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो आप करते हो, तो आपको एक पता चल जाएगा कि यार एग्जामिनर ना बार बार यही चीजें पूछ रहा है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें तो डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तो वो चीजें आप एमसीक्यू से रट लो। मैं तो यही करती थी एंड बाकी जो कॉन्सेप्ट वाली चीज है वो मैं लर्न कर लेती थी, वो मैं समझ लेती थी फ्रॉम यूट्यूब या फिर एनसीईआरटी। लेकिन काफी सारी चीजें होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसको बस लर्न करना है। तो वो मैं लर्न करने के लिए अब सब कुछ तो लर्न नहीं कर सकते ना, बैठ के एनसीईआरटी तो पूरी लर्न नहीं कर सकते, बट टाइम ही नहीं है। तो तब मैं क्या करती थी, सिर्फ एमसीक्यूज के आंसर लर्न कर लेते। फाइनली अब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है वो ये है कि आपके जो एनसीईआरटी में जितने भी रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, चाहे जितने भी कन्वर्जन हैं, या इस प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहाँ से या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, ईथर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, वो सारे के सारे कन्वर्जन जो है उन सब के अंडरलाइन जो मैकेनिज्म्स है वो आपको याद होने चाहिए, वो आपको मालूम होने चाहिए, वो आपको समझ आना चाहिए। क्योंकि एनसीईआरटी के अगर आपके सारे रिएक्शंस के अगर आप अंडरलाइन मैकेनिज्म्स जानते हो तो आपको काफी इजी होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन जनरल सॉल्व करना। कौन से केस में हमको कार्बोकेटाइन मिलेगा, कौन से केस में हमको कार्बोएनाइन मिलेगा। एंड 3 चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्पेशली कार्बोकेटाइंस का
एंड फ्री रेडिकल्स का। साथ भी साथ ऑर्डर आपको इन जनरल याद होना चाहिए -I एंड -E इफेक्ट्स का भी। तो उसके बाद एज आई सेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। फाइनली जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो है बायोलॉजी, एंड बायोलॉजी में कोई शॉर्टकट है ही नहीं, आपको NCERT रीड करनी ही पड़ेगी। बायोलॉजी मोस्टली बच्चों का वीक पॉइंट होता भी नहीं है। एक पर्टिकुलर टॉपिक के बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, जैसे किंगडम फंगस हो गया तो उसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, राइट। तो वो याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए निमोनिक्स यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बायो में। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @StudyMedico, वहाँ पे मैं बहुत सारे निमोनिक्स पोस्ट करती हूँ बायोलॉजी रिलेटेड। सो प्लीज गो एंड गिव मी अ फॉलो, वहाँ पे जाकर फॉलो कर लेना। वहाँ पे आपको बहुत सारी यूजफुल नीट रिलेटेड ट्रिक्स भी मिलेंगी। तो बायो में आपको स्पेशली ध्यान रखना है ऑन डायग्राम्स एंड डायग्राम्स की लेबलिंग। डायग्राम के लेबलिंग से जितने क्वेश्चन आते हैं ना, आजकल बहुत क्वेश्चन आते हैं, देख कैसा लगता है अरे यार ये मैंने देखा था, ये पेज के बॉटम कॉर्नर में था, अभी याद नहीं आ रहा। तो ये चीज ना हो आपके साथ, क्योंकि बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है जैसे में तो आपके मतलब अच्छे स्कोर आने ही चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ NCERT से ही उठा के आ जाते हैं, स्पेशली चैप्टर्स लाइक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वहाँ वो NCERT के पास से आता भी नहीं है। तो ये चीजें तो आपकी बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए। रिवाइज जो भी क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं आप उनको मार्क कर लो, फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद दोबारा आपको उन क्वेश्चंस के थ्रू गो थ्रू करना पड़ेगा। एंड फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आपको एवरी सेकेंड डे, यानी कि एक छोड़ के एक दिन जो होता है, या फिर एवरी 2 to 3 डेज में आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करना है टाइम मैनर में। 3 घंटे का पेपर आपको तसल्ली से बैठ के मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना ही है, क्योंकि इससे आपका OMR फिलिंग प्रैक्टिस होता है, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस होता है, आपको एक जनरल स्ट्रेटेजी पता चल जाता है कि आप कैसे अटेम्प्ट करोगे पेपर जब आपका एक्चुअल एग्जाम होगा, एंड आपका एक स्पीड में हो जाता है। ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड फाइनली डोंट लूज कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर लूज करोगे तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। जस्ट रिमेंबर तुमने ड्रॉप ईयर लिया है, ऑफकोर्स तुमने पढ़ाई की है, राइट। तुमने मे बी उस समय एकदम ही रिकलेक्ट नहीं हो रहा, बट they are somewhere in your brain. Don't lose hope, don't lose faith, be confident in yourself. तुमने बहुत पढ़ाई की है, जस्ट अभी टाइम है लास्ट शॉट देने का, ताकि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। So guys, if you like this video, make sure you give it a thumbs up. Make sure you like, comment and subscribe to my channel if you haven't already. I will see you in the next video. Till then, bye bye.